चलिए 10 के दमदार ट्रेड्स की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ राजेश सतपुते, सचिदानंद उत्तेकर, अमित सेठ और जतिन गेड़िया जुड़ेंगे अपने टॉप ट्रेड्स के साथ। बिग मार्केट वॉइसेस में आज हमारे साथ प्रकाश दीवान जुड़ेंगे, उनसे समझेंगे मार्केट के बिग ट्रेंड्स। मार्केट टेक्निकल पर कोटक सिक्योरिटीज़ के श्रीकांत चौहान से एक बातचीत होगी। काफ़ी शेयरों का आज लॉक इन खत्म हो रहा है, इनमें कौन से शेयर रहेंगे एक्शन में, ये भी समझेंगे मिताली के साथ। लेकिन पहले एक नज़र मार्केट पर। निफ्टी ने फिर आपको एक डिप दी आईटी की वजह से और तुरंत उसमें बाइंग आई। वापस आप देखिए डे हाई पर 23,545 पर 200 पॉइंट निफ्टी आपको ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। आज का स्टार है लेकिन बैंक निफ्टी अब करीब करीब 800 पॉइंट की रैली 51,400 पर अब इस समय आपको बैंक निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। आज का स्टॉक ऑफ द डे क्लियरली कोटक महिंद्रा बैंक का फ्रेश ऑल टाइम हाई पर और 2144 पर इस समय आज का स्पॉटलाइट भी था। ये पावर ग्रिड 3.5% ऊपर, लार्सन एंड ट्यूब्रो, एक्सिस बैंक, एसबीआई, बीईएल, एनटीपीसी, एचडीएफसी बैंक, इन सब में आपको रैली देखने को मिलेगी। टाइटन और एमएनएम दो स्टॉक्स हैं जहां पर आपको आज हल्की सी गिरावट देखने को मिल रही है। एफएनओ में काफ़ी शेयर चल रहे हैं। सबसे ऊपर पूना वाला 5.5%, इरिडा 4.5%, गेल 4.5%, मैक्रोटेक, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, एंजल वन, केपीआईटी टेक, आईजीएल, पावर ग्रिड, काफ़ी स्टॉक्स हैं। ग्रासिम, एस्ट्रल जो वीरू ने अभी पिक किया था, वहाँ पर काफ़ी स्टॉक्स हैं जहाँ मोमेंटम आपको दिखाई देगा। यूनियन बैंक और कैनरा बैंक, यहाँ पर भी ट्रेडिंग एक्शन ज़बरदस्त दिखाई देगा। वीरू जी हाँ, ये थी अब तक की छोटी सी समय। मार्केट से डे हाई ट्रेड्स पिक करना शुरू करते हैं। राजेश सतपुते जी, सचिन जी पिछले कार्यक्रम से, इस कार्यक्रम में भी, और जतिन गेड़िया एक फ्रेश पर्सपेक्टिव लेके जुड़ चुके हैं, और अमित सेठ जी भी। आप सभी को नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। जतिन जी, पहले आपका ट्रेड क्या पिक कर रहे हैं आप? एवरीवन, तो हमारा जो ट्रेड होगा वो लॉन्ग साइड की तरफ होगा। जो ट्रेड होगा वो एनबीसीसी में होगा। एनबीसीसी में हमने देखा है कि 2 दिनों का एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट आया है। हमें लगता है नेक्स्ट लेग ऑफ द अप मूव स्टार्ट हो चुका है, तो एनबीसीसी लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रखना होगा 83 का और ऊपर में टारगेट रहेंगे 94 के। जो दूसरा रिकमेंडेशन होगा वो मैक्रोटेक डेवलपर्स में होगा। एक बेस फॉर्मेशन के बाद 2 दिनों का कंसोलिडेशन हुआ था, एक नया स्विंग जनरेट कर रहा है। हमें लगता है नेक्स्ट लेग ऑफ द अप मूव स्टार्ट हो चुका है, तो ये लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रखना होगा 1190 का और ऊपर में टारगेट रहेंगे 1300 का। ओके, मैक्रोटेक 1231 पे आपकी बाय कॉल। सचिन जी, आपका ट्रेड इस वक्त का? वीरेंद्र जी, यहाँ पर मुझे भी लोधा काफ़ी पसंद आ रहा है। इनफैक्ट जिस कन्विक्शन से इसने अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को काटा है, एंड एक फ्लैग फॉर्मेशन है जिसके प्रोबेबल टारगेट्स लगभग अराउंड 1300 के आसपास प्लेस्ड है। आई थिंक रिवॉर्ड टू दिस अपॉर्चुनिटी भी अभी भी काफ़ी ब्राइट है। यहाँ पर एक ओपन लो भी इसने एग्जिबिट किया है 1195 पे, तो आई थिंक स्टॉप लॉस आपको 1195 पे लगाना है, एंड अभी भी मोमेंटम चेस करने की सलाह होगी 1300 के लक्ष्य के लिए। जो सेकंड पॉकेट ऑफ स्ट्रेंथ है, मुझे लग रहा है सीमेंट में काफी अच्छी शानदार तेजी नजर आ रही है। वहां पर ग्रासिम ने एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया है 2500 के लेवल के ऊपर। जिस तरीके से इसके एवरेजेस प्लेस्ड है, मुझे लग रहा है 2490 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर मोमेंटम चेस किया जा सकता है। हो सकता है कि इंट्राडे में ही लगभग अराउंड 2620 से 2640 तक की एक रैली अनफोल्ड होते हुए नजर आए, तो यहाँ पर ग्रासिम में भी लॉन्ग पोजिशंस ऐड करने की सलाह होगी। ओके, ग्रासिम आपका बाय कॉल है। अगला ट्रेड पिक करते हैं। और अमित जी, दो ट्रेड्स क्या पिक कर रहे हैं? आपका एसबीआई, आपका बीओबी, दोनों अच्छा करते हुए। जी, वीरेंद्र जी, क्यूमेंस में एक हम स्ट्रॉन्ग मूव देख रहे हैं। ऑलमोस्ट डेज हाई पे ट्रेड कर रहा है। स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। कॉन्फ्लुएंस ऑफ मूविंग एवरेज में पुल बैक के बाद आज के सत्र में हम यहाँ पे एक स्ट्रेंथ देख रहे हैं। इससे बाय करें। स्टॉप लॉस रहेगा लगभग हमारा 2990 का और टारगेट्स रहेंगे 3150 के। दूसरा स्टॉक इस भारती एयरटेल। भारती एयरटेल एक इंट्राडे एंड पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू, दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छा स्ट्रक्चर है। 1736 का प्राइस है। 1710 का स्टॉप लॉस लगाएं और टारगेट 1780 के रहेंगे। भारती एयरटेल आपका बाय कॉल। भारती एयरटेल क्लोजर टू इट्स ऑल टाइम हाई, क्या मूव जनरेट करता हुआ। और राजेश सतपुते जी, आपके दो ट्रेड्स। वीरेंद्र जी, एस्ट्रल एस्ट्रल आ गया हमारे लेवल के ऊपर। 1320 का एक लेवल जो हम वॉच कर रहे थे, तो ये 1326 चल रहा है, 1327 चल रहा है। तो मुझे लगता है यहाँ पे एस्ट्रल लेना चाहिए। 1300 का स्टॉप लॉस रखेंगे और इस मोमेंट को प्ले करेंगे 1380 1400 के टारगेट के लिए। सेकंड बाय कॉल जो रहेगा दैट विल बी पीआई इंडस्ट्रीज। पीआई इंडस्ट्रीज का अगर आप चार्ट देखें तो बहुत बढ़िया चार्ट है। 10 20 एंड 50 डीएमए के ऊपर, ये अभी फिलहाल 50 के ऊपर ये कंसोलिडेट कर रहा है। 3500 के ऊपर मुझे लगता है ये क्लीन बाय है। तो एक मोमेंटम प्ले होगा 3475 के स्टॉप लॉस के साथ। इसका जो नेक्स्ट टारगेट होगा पीआई का, वो रहेगा 3600 से लेके 3650। तो यहाँ पे रिस्क कम है,
और रिवॉर्ड अच्छा है। तो पीआई इंडस्ट्रीज एंड एस्ट्रल बोथ बाय कॉल्स। ओके, ट्रेड्स हो गए। यहाँ पीआई इंडस्ट्रीज एस्टर्स यहाँ पर बाय। निफ्टी अब करीब करीब 200 पॉइंट ऊपर 23,550 पर। बैंक निफ्टी 800 पॉइंट ऊपर 51,386 पर। और बैंक निफ्टी की कॉल्स देखिए आप, आज क्या 300-500% बैंक निफ्टी की कॉल भागी है। 51,500 की कॉल देखिए फॉर एग्जांपल, 51,000 की कॉल देखिए आप। क्या ज़बरदस्त मोमेंटम इस समय आपको दिखाई दे रहा है। ये आई थिंक बहुत समय बाद बीरू ऐसी मार्केट लौटी है जिस समय हर मतलब किसी भी लेवल पर आपने लिया तो पैसा बना है, मतलब और ज़्यादा पैसा बना है बल्कि, मतलब जो किसी भी लेवल पर अगर आपने बुक किया अगले दिन रिग्रेट हो रहा है कि क्यों मैंने बुक कर दिया मार्केट में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब मार्केट के ट्रेंड्स की बात करते हैं। हमारे साथ प्रकाश दीवान जुड़े हैं, उनसे समझते हैं। प्रकाश जी गुड मॉर्निंग। क्या 21,900 से 23,550 6 दिन में क्या बदला आपके हिसाब से, और क्या ये एक नई तेज़ी की शुरुआत है? क्या हम अब ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ रहे हैं? गुड मॉर्निंग अनुज। सो तेजी जिस प्रकार से आई है, आई थिंक एक जिसको कहते हैं ना एक्सट्रीम्स पे हम लोग जब स्विंग कर जाते हैं, तो वो जो ओवर सोल्ड जोन में थे, फियर एक एक बहुत कैपिचुलेशन वाली स्टेज जो आ गई थी 6-7 दिन पहले, उसका रिवर्सल होते हुए दिख रहा है। और एक चीज जो लोगों को समझ आई कि डीआईआईज जो खरीद रहे हैं और सामने एफआईज बेच रहे हैं और वो अब्सॉर्ब हो चुका है। तो जो एचएनआई सेगमेंट है, जो रिटेल बोले उसको एचएनआई बोले, जो पीएमएस के जरिए निवेश करते हैं, वहां पे बहुत पैसा डिप्लॉय होना बाकी था। तो जो दहशत का माहौल था, वहां से एक एक थोड़ा सा एक लेवल ऑफ ऑप्टिमिज्म आते हुए दिख रहा है। बट क्या हम नई ऊंचाइयों को वापस लांग सकेंगे? माई सेंसेस के इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि सेलिंग और भी थोड़ी बड़ी हो सकती है। हाँ, जो रिटेल से रिडेम्पशन का प्रेशर था कि एसआईपी में दबाव आएगा और डीआईएस की क्षमता कम हो जाएगी, वो फायर पावर घटेगी, वैसा मुझे लगता है वैसा नहीं होगा। तो एक टाइम करेक्शन का माहौल ज्यादा बन रहा है रादर देन प्राइस करेक्शन। और नए सेक्टर्स उभरते हुए ज्यादा दिख रहे हैं अनुज। इंटरेस्टिंगली जैसे बैंकिंग, हमने बीएफएसआई बोला था, भाई बीएफएसआई सबको अच्छा लग रहा है, कंसेंसस था कि ये सेक्टर आप चलेगा तो नेक्स्ट राउंड में इसी में शुरुआत होगी, और वो हो रही है। तो आई थिंक आरबीआई की पॉलिसी, अप्रैल में अगर कोई रेट कट आ जाता है, लिक्विडिटी पॉजिटिव जो पॉलिसी आई है उसको देखते हुए मुझे लगता है अभी भी मार्केट में गुंजाइश है इस पर्टिकुलर क्षेत्र में इम्प्रूवमेंट होने की। बट जो जो सेक्टर्स वीक हो रहे हैं, जहाँ पे आपको दबाव जहाँ से आ रहा है, चाहे वो एफएमसीजी हो, आईटी हो, और मुझे लगता है कि उसकी वजह से थोड़ा सा निफ्टी रेंज बाउंड रहेगा, टाइम करेक्शन की तरफ ज्यादा दौड़ेगा। बट ब्रॉडर मार्केट्स में वैल्यू बाइंग डेफिनेटली आई है और वो जारी रह सकती है अगले 3-6 महीने। अच्छा प्रकाश सर नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। बट फ्रेंकली स्पीकिंग 22,000 के नज़दीक कोई भी अगर कुछ अंकुर फूट रहे थे तो वो था बैंक निफ्टी। जनाब गिरने को तैयार नहीं था। आई मीन अगेंस्ट ऑल ऑड्स। हम बात भी कर रहे थे अनुज के साथ, अनुज ने बात टिप्पणी भी की थी उस टाइम। इंडसइंड बैंक की बात हुई थी, उस दिन ही बाजार रिवर्सल हो गया। वो 48,000 के पुट राइटर्स नहीं गए तो नहीं गए। तो बैंक्स ने, एनबीएफसीज ने पहला वो सिग्नल दिया कि जनाब हम गिरने को तैयार नहीं है। B2 को देखिए आप, बजाज फाइनेंस, फिनसर्व, श्रीराम, चोला, क्या स्टेबल रहे, क्या स्ट्रॉन्ग रहे। बैंक्स और एनबीएफसीज में आपकी शॉपिंग लिस्ट में इस वक्त सबसे ऊपर क्या है? सो वीरू गुड मॉर्निंग। सो देखिए, जो बैंक्स में एक्सपेक्टेशन थी उस प्रकार से ही शुरू हो रहा है। और शुरुआत के दौर में आपको मजबूत जो प्लेयर्स हैं, एनबीएफसी हो या प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हो, उसी में आपको चाल ज्यादा स्ट्रांगली दिखेगी। तो वही हो रहा है। आप देखिए कोटक बैंक की हमने बात की थी महीने पहले। हुआ ये है कि इतने सालों में जो अर्निंग्स ग्रोथ आया है, वो प्राइस ग्रोथ में ट्रांसलेट नहीं हुआ था। तो कहीं ना कहीं एक वो कैचअप था, और उस टाइम भी यही लग रहा था कि अगर ये चलना शुरू होगा तो ये 2100-2200 तक तो पहुंच ही जाएगा, और वो बहुत जल्दी पहुंचा है। तो कहना मतलब कि ओवर सोल्ड से अब हम लोग जो जो निकले हैं जिस जोन से, वहां पे आप एक कोटक बैंक को देखिए। छोटे बैंक्स में अगर आपको कोई चीज लेनी हो तो आप सिटी यूनियन बैंक देखिए, क्योंकि वहाँ गोल्ड लोन भी है, एसएमई भी है, थोड़ा बहुत जो बुक है उसमें पर्सनल लोन्स की मात्रा कम है। तो इस टाइप के बिजनेसेस अगर देखेंगे तो वहां आपको इम्प्रूवमेंट का की झलक जल्दी दिखेगी। देखिए क्रेडिट एक्सपेंशन अभी कोई इस क्वार्टर में बहुत आएगा ये मैं नहीं मानता, लेकिन अगले क्वार्टर में थिंग्स कुड लुक वेरी डिफरेंट, और मार्केट उसको प्राइसिंग कर रहा है। मार्केट मार्च के नंबर्स की एंटिसिपेशन में नहीं कर रहा है ये।
मार्केट ये कर रहा है कि अप्रैल में जून से कंजम्पशन कैपेक्स ये सब। अब इंफ्रा प्लेस में देखिए ऑर्डर बुक्स जो बन रही है, चाहे वो एल&टी की हो, एनसीसी की हो, पावर मैक की हो, मतलब आप हर जगह आप देख रहे हैं कि ऑर्डर की लागत बढ़ रही है, क्वालिटी बढ़ रही है और उस हिसाब से अर्निंग्स प्रोफाइल भी इंप्रूव रहेगी। सो ऑफ कोर्स ईपीसी कंपनीज में एक रिस्क लेवल अलग आपको फैक्टर इन करना पड़ता है, बट मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि बैंकिंग चलेगा अगले महीने के एंटिसिपेशन में और अगले क्वार्टर के, और अगला क्वार्टर अगर मजबूत रहा तो ये शायद मूव आपको थोड़ा सा जारी होते हुए दिख सकता ओके बिल्कुल, बैंकिंग में खैर बहुत शानदार मोमेंटम रहा है और क्लियरली एफआई की बाइंग जो लौटी है उसके बाद से एक बहुत ही ज़बरदस्त मोमेंटम। एक और स्पेस जहां शानदार कमबैक हुआ है वो है डिफेंस। इनफैक्ट इस महीने का सबसे बड़ा गेनर अगर आप निफ्टी डिफेंस देखें वही है मेरे ख्याल से। इस महीने करीब 20% की रैली हुई है इस सेक्टर में। प्रकाश जी क्या है। हैल है, बीएल है, बीडीएल है, सब में शानदार मोमेंटम। यहाँ क्या व्यू होगा? यस यस अनुज, यू राइट। ये आपने जो सही चुना है कि देखिए डिफेंस में वही था कि जब मायूसी आई तो पी मल्टीपल को लेके जो चिंताएं थी कि पी मल्टीपल इतने एलिवेटेड हैं, तो वहां पे गिरावट आपको ज्यादा देखी तेज। होता ये है कि डिफेंस में फोमो बहुत स्ट्रांग है, तो जैसे ही ये उस लेवल पे आ जाते हैं जो बैंकिंग में नहीं है, ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि डिफेंस की स्टॉक्स की चलने की चाल की जो जो हिस्ट्री है, चाहे वो जीआरएससी हो, एचएएल हो, ऑफ कोर्स बीईएल बहुत समय से है, बट ये जो नए नाम हैं जो पिछले 4-5 साल में एक एक उसमें आए हैं लाइमलाइट में, वहां पे फोमो इतना स्ट्रांग है कि नीचे के लेवल पे, हर एक लेवल पे लोग पूछते थे कि आप ये लेने लायक हो गया कि नहीं, मतलब ये 4,000 के नीचे आ गया एचएल तो आप लेने लायक है कि नहीं, बिकॉज आपने 5.5-6 वाले लेवल्स देखे हैं, उस नेबरहुड से आप यहाँ आए तो नेचुरली ये अट्रैक्टिवनेस एक आ जाती है। दूसरा एक जो ट्रिगर हुआ है ग्लोबली, जो यूक्रेन के वॉर में यूरोप का जो रोल है, अब उसकी जो चेंजेस जहाँ उस लेवल पे जो आ रहे हैं उसमें ये समझ आ रही है कि नेटो के डिसरप्शन के बाद या टूटने हो सकता है नेटो बिखर जाए, तो यूरोप को काफी हद तक स्पेंडिंग करनी पड़ेगी, हर एक को अपने आप को सक्षम बनाना पड़ेगा, आत्मनिर्भर बनाना पड़ेगा फ्रॉम अ डिफेंस पर्सपेक्टिव। और उस लिहाज से हमारे यहाँ की जो कंपनीज हैं उसमें बहुत सारी कंपनीज हैं जो अब ग्लोबल आउटपुट की तरफ भी एक झुकाव दिखा रही हैं। ऑफ कोर्स इट्स टू अर्ली कि ऐसा अभी तक हुआ नहीं है, बट बहुत छोटी छोटी कंपनीज हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स, वॉरफेयर में, ड्रोन टेक्नोलॉजी में, इंस्ट्रूमेंटेशन में काम कर रही है। तो वहां पे अगर आपको कुछ होता है, और एचएएल का प्रोग्रेस देखिए जो एयरफोर्स के साथ जो करार हो रहे हैं, नेवी के साथ जो शिपयार्ड्स के हो रहे हैं, सो एवरीवेयर देयर इज प्रोग्रेस दैट इज नाउ सीन, नाउ बीइंग सीन। तो वो जो ऑर्डर बुक पे खेल था वो अब जाके रेवेन्यू विजिबिलिटी पे आने लगा है, तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि री रेटिंग होगी, बट इसमें थोड़ा टाइम दीजिए। ये बहुत जल्दी यहाँ से और 20-25% बढ़ जाएंगे ये मैं नहीं मानता, क्योंकि वैल्यूएशन जैसे एलिवेटेड होंगे लोग दूसरी चीजें ढूंढने लगे। अच्छा, ये ऑयल एंड गैस इस पे आपका व्यू प्रकाश जी? आई मीन आईजीएल एमजीएल ने पिछले 10 दिन में बहुत स्ट्रॉन्ग मूव दिया। मतलब आप सीधी डिस्ट्रीब्यूशन पे नज़र रखें, एक वो स्पेस हो गया। रिलायंस थोड़ा सा स्टेबल रहा है 1250 के आसपास, लेकिन कोई बड़ा मूव नहीं दिया है। बाकी अगर आप देखें जब क्रूड रिट्रेस हुआ था टुवर्ड्स 69 तो ओएमसीज में एक मूव था। अभी ऑयल एंड गैस में बेटर प्लेस्ड क्या है चेस करने लायक? देखिए ओएमसीज में, ऑयल एंड गैस में जो ओएमसी पॉकेट है ना, उससे मुझे तो हमेशा एक चीज समझ आई है कि इनकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट बेसिस से ये हमेशा सस्ते रहे। ऑफ कोर्स आईओसी या एचपीसीएल कुछ एक आध हफ्ते में चले भी हैं, बट कोई खास ऐसे मूव नहीं आए कि आप को लगे कि ये महंगे हो गए या आउट ऑफ बाउंड्स हो गए। ये देखिए कि इनकी डिविडेंड यील्ड जो है, डिविडेंड देने की क्षमता है, और जब भी ये नीचे आते हैं तब आपको इनको एक्यूमुलेट करना है फ्रॉम डिविडेंड पर्सपेक्टिव, क्योंकि ये जो कैश जनरेट करते हैं उसको डिप्लॉय इनको करने की इतनी जगह नहीं है, तो फाइनली तो डिविडेंड के रूप में इसका आउटगो होता है और उसका आपको बहुत बड़ा बेनिफिट मिल सकता है। लेकिन फिलहाल जो सिचुएशन, एक चीज डेवलपमेंट हुआ है पिछले आई थिंक 4 दिन में, जो यूएस में एलएनजी को लेके जो रुकावटें थी, जो केसेस चल रहे थे, वो वहां सब ग्रीन लाइटिंग हुई है बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की। अगर आप उसकी सूची देखेंगे तो यूएस में करीब 6-7 नए प्रोजेक्ट्स जो अटके हुए थे, कुछ कोर्ट में कहीं अटके हुए थे, कहीं परमिशंस नहीं मिली थी, अप्रूवल्स एनवायरमेंटल वो नहीं थे, वो सारे क्लियर होते हुए दिख रहे हैं। अब उससे क्या होगा कि एलएनजी सप्लाई आपकी बढ़ जाएगी। एलएनजी सप्लाई हमारे लिए तो बहुत फेवरेबल हो जाती है, क्योंकि हमारे यहाँ फर्टिलाइजर, पावर, कई चीजें उस पर डिपेंडेंट हैं, और अगर सप्लाई सस्ती मिलती है
और एलएनजी ट्रांसपोर्टेशन, जो टैंकर्स की अवेलेबिलिटी आज जो है वो पहले कभी नहीं हुई है। तो ये सब को इम्प्रूवमेंट होते हुए देख के मुझे लगता है गैस ट्रांसपोर्टर्स, उसमें खास करके गेल को अगर देखिए, समझिए गेल जिस भाव पे मिल रहा है, ये पिछले 1 साल पहले यहाँ ही किसी भाव पे था। और उसका बिजनेस जो है वो काफी हद तक ग्रो हो गया। बीच में एक ये आया था कि बहुत बड़ा केपेक्स करने वाले हैं, उस वजह से एक थोड़ा प्रेशर आएगा। वो अब हट गया है, जो प्रेशर था वो निकल चुका है। तो मुझे लगता है कि अगर आप गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया को 175 या 180, पता नहीं कौन से जोन में है अभी, बट इस लेवल पे अगर लेते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को ये यूज करने की जो इनकी क्षमता है, जैसे एलएनजी आउटपुट बढ़ता है, इट्स गोइंग टू बी एब्सोल्युटली फेवरेबल। सो ऐसी कोई चीज लीजिए जिसमें टैरिफ का इशू ना हो, एंड खपत हमारे यहाँ बहुत डिफाइंड है, और उसके लिए कोई नया केपेक्स करने की जरूरत। आईटी एक स्पेस है जहां अभी भी काफ़ी मामला डावाडोल है, खास तौर से जो यूएस में हो रहा है उसके बाद से बीच बीच में रैली आती है, लेकिन अंडर परफॉर्म कर रहा है ये सेक्टर। यहाँ क्या भी बन रहा है आपका? अनुज, आप आईटी की बात कर रहे हैं? हाँ, आईटी। आईटी में अनुज देखिए, दो चीज समझिए कि एक तो जो आईटी कंपनीज, जो जो फ्रंट लाइन आईटी कंपनीज हैं, जो जिनका बोलबाला बहुत है, जो हमेशा खबरों में रहती हैं, वो जो मैग 7, मैग्निफिसेंट 7 जो हम लोग बोलते थे, उन पे से झुकाव हट के सीधा चाइनीज कंपनीज पे आ गया है। और जब से ये हुआ, कब से? उस दिन से हुआ है जब से डीप सीक पब्लिकली अवेलेबल हुआ। अब ये सुनने में आ रहा है कि डीप सीक इज गोइंग टू बी यूज, मतलब उसके बेसिस पे, उस प्लेटफॉर्म पे जो बना रहे हैं चाइनीज कंपनीज में, जो आईटी इकोसिस्टम बन रही है, वो इज फार मोर वाइब्रेंट, फार मोर स्केलेबल एज कम्पेयर टू हमारे यहाँ हिंदुस्तान की। हम लोग अभी भी डिजिटाइजेशन और एआई सपोर्ट और ये सब चीजों की कामकाज की बात कर रहे हैं। इस क्षेत्र में नए ऑर्डर्स बहुत ज्यादा मिलना थोड़ा सा दुर्लभ लग रहा है। और यूएस इटसेल्फ, वहाँ की कंपनीज को भी अपने आप की इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में कैसे पोजीशन करना समझना। कॉर्पोरेट टैक्स रेट की बात हुई थी घटने की, उसकी कोई डिस्कशन नहीं हो रही। टैरिफ से क्या इम्पैक्ट इन्फ्लेशन पे होगा, उसका कोई अंदाजा भी नहीं है। तो कोई भी नए कॉन्ट्रैक्ट्स बड़ी आईटी कंपनीज को आए नहीं है, ना आएंगे। अब 3 महीने तो आपके निकल गए पहले साल के, इस साल के पहले 3 महीने। अब बाकी के 9 महीने में ऐसा क्या होगा जिससे आईटी में कोई रुख चेंज हो जाए? तो माई सेंसेस की इंडियन आईटी कंपनीज विल लैग बिहाइंड। ये चाइनीज कंपनीज पे एलोकेशन ज्यादा जा रहा है। जब मैं ग्लोबल फंड मैनेजर हूँ और मुझे आईटी में एक्सपोजर लेना है, एंड चाइना इज ऑफरिंग सच अ बिग अपॉर्चुनिटी, तो मैं इंडियन आईटी कंपनीज में, और वैल्यूएशंस भी काफी कईयों की कंपनीज के, चाइनीज कंपनीज के बहुत सॉफ्ट है। अब इट्स अ मैटर ऑफ डिस्कशन कि भाई चाइनीज कंपनी में आपको लगाना है, वहां से पैसा निकलता नहीं है, कब निकलता है, ये सब दुविधाएं रह सकती है। बट बाय एंड लार्ज अभी पैसा आईटी में एलोकेट नहीं होगा, तो उस वजह से आपके प्राइसेस पे, प्राइस वॉल्यूम एक्शन में वो रिफ्लेक्ट नहीं होगा। इट कुड लास्ट, आपको हो सकता है अगस्त सितंबर तक ये माहौल बना रहे, जब तक चाइनीज कंपनीज पैसा बटोर के जा रही है, वहां पे पैसा ज्यादा लग रहा है। अच्छा प्रकाश जी, इस पूरे कोलैप्स में भी जो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक रहा, फरवरी में रहा, मार्च में रहा, इवन फर्स्ट हाफ तक, सबसे स्टेबल कोई स्पेस थी वो था हेल्थ केयर। लुक एट हॉस्पिटल्स, आई मीन एंटायर स्पेस, चाहे वो ग्लोबल हो, चाहे वो मैक्स हो। अभी क्या पकड़ के चलना है इस स्पेस में जहां पे आपको ग्रोथ भी नजर आ रही है? अगर आप थोड़ा सा अपनी मेमोरी को टटोले तो आपको याद होगा, मैंने नारायण हृदयालय कई बार मेंशन किया है कि मुझे एक ही कंपनी इस स्पेस में समझ आती है जो, जिसका बिजनेस मॉडल इतना रेजिलिएंट, इतना, जिसको कहते हैं ना, मतलब उसमें बिना कोई एडिशनल लागत या मार्केटिंग स्पेंड या प्रमोशनल स्पेंड्स के, वो रेवेन्यू ग्रोथ आपको कायम रहेगा। उसका रीजन है कि ये हॉस्पिटल्स का डीमार्ट है। मतलब वो एफिशिएंटली काम करते हैं, सही प्राइस पॉइंट पे करते हैं, ऐसी जगहों पे हैं जहाँ पे आपको कंपटीशन कम है। ये बड़े वाले जो बिग बैनर चेन्स हैं, उनके साथ compete करके कि हम उससे सस्ता है, हम उससे अच्छा, ये सब चीज नहीं करते। ये मार्केट में भी, इस माहौल में आप देखिए नए हाइस बना रहे हैं। तो ये तो गिरावट में भी कुछ इसको खास हुआ नहीं था, लेकिन इस 1600 के आसपास, जो 1650 के आसपास है, इज इट एक्सपेंसिव? द आंसर इज नॉट येट, बिकॉज इसकी ग्रोथ विजिबिलिटी आपको यहाँ से भी 20-22% रेवेन्यू कैगर पे अगले 3-4 साल की दिख रही है। और मार्जिन इंप्रूवमेंट भी कहीं ना कहीं स्केल के साथ आ ही जाते हैं। कोई नया नया हॉस्पिटल अभी नहीं बन रहा जिसमें आपको मार्जिन डिप्रेशन हो या कॉम्प्रेशन। माई सेंस इज, अभी भी अगर कोई हॉस्पिटल स्टॉक पसंद आए, अब तो हॉस्पिटल स्टॉक्स महंगे हो जाते हैं तो लेने लायक नहीं बनते, बट आरओई बेसिस पे अगर आप देखें
तो थोड़े महंगे लगने लगते हैं बाकी सारे स्टॉक्स, बट इस वाले में अभी भी मुझे लगता है, और या गिरावट आपको मिल जाए, गिरता ज्यादा नहीं है, लोड कम है थोड़ा सा, बट जब भी मौका लगे इसको आप ऐड कर सकते ओके, चलिए प्रकाश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन सब हैं। My pleasure. टॉपिक पे Thank बात you. करने के लिए। अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताते हैं आपको, 7 कंपनियों को आज 3 महीने का लॉक इन पीरियड खत्म हो रहा है, मतलब वो शेयर्स अवेलेबल होंगे ट्रेड करने के लिए। 20 करोड़ शेयर्स हैं ऐसे। पूरी लिस्ट जानते हैं मिताली के साथ। मिताली, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग। तो आज 7 कंपनियों का लॉक इन पीरियड एक्सपायर हो रहा है और 3000 करोड़ के शेयर्स जो है वो आज ट्रेडिंग के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। 7 में से 3 नाम ऐसे हैं जो आईपीओ प्राइस से ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन बाकी सारे आईपीओ प्राइस के नीचे ट्रेड करते हुए आ रहे हैं। सबसे पहला नाम है यहाँ पे ममता मशीनरी का। इसका जो आउटस्टैंडिंग इक्विटी है वो है 4% और 11 लाख के शेयर्स यहाँ पे ट्रेडेबल नजर आएंगे होते हुए, और आईपीओ प्राइस से ये भी 65% ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। शामी होटल्स की बात करें तो यहाँ पे 16% की आउटस्टैंडिंग इक्विटी है, 3.5 करोड़ के आसपास के शेयर्स है, और आईपीओ प्राइस से ये काउंटर 21% ऊपर नजर आ रहा है। सनातन टेक्सटाइल भी लिस्ट में शामिल है, आईपीओ प्राइस से 3% ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। 3% की आउटस्टैंडिंग इक्विटी यहाँ पे जो है वो ट्रेडेबल आज होती हुई नजर आएगी। डाम कैपिटल की बात करें तो ये 44 लाख के शेयर्स यहाँ पे ट्रेड होते हुए नजर आएंगे, और आईपीओ प्राइस से ये स्टॉक 22% नीचे है अपने हाई से, ऑलमोस्ट आधा। 456 का इसने हाई लगाया था और अभी ऑलमोस्ट आधे पे ट्रेड होता नजर आ रहा है। वेस्टर्न कैरियर्स की बात करें तो यहाँ पे 52% की आउटस्टैंडिंग इक्विटी इस शेयर में है, और आईपीओ प्राइस से ये 51% नीचे काम करता हुआ भी नजर आ रहा है। नर्दन आर्क भी यहाँ पे लिस्ट में शामिल है, 9.9 करोड़ शेयर्स की आउटस्टैंडिंग इक्विटी 61% के आसपास, आईपीओ प्राइस से ये 33% नीचे कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। कॉनकॉर्ड एनवायरो भी हमारी लिस्ट में लास्ट में शामिल है, 11 लाख शेयर्स 5% इक्विटी के साथ आउटस्टैंडिंग है, और आईपीओ प्राइस से ये 23% नीचे होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये 7 कंपनियां हैं जिनका लॉक इन पीरियड आज एक्सपायर हो रहा है। शुक्रिया मिताली इस पूरी चर्चा के लिए। और ये लॉक इन पीरियड जिन जिन स्टॉक्स के आज कोलैप्स हो रहे हैं, मतलब क्लोज हो रहे हैं, उन पर टिप्पणी करने के लिए। और निफ्टी इज एट डे हाई 23548, बैंक निफ्टी हेडिंग ऑलमोस्ट स्ट्राइकिंग, आई मीन 51500। निफ्टी आईटी से वो जो रिक्वायर्ड एटलीस्ट स्टेबिलिटी की जरूरत थी वो भी अनुज स्क्रीन पे विजिबल है। बिल्कुल, चलिए अब श्रीकांत चौहान को जोड़ लेते हैं कोटक सिक्योरिटी से। श्रीकांत, गुड मॉर्निंग। श्रीकांत, आपकी नज़र कहाँ पर, किधर बुलिश हैं आप? गुड मॉर्निंग अनुज, गुड मॉर्निंग वीरेंद्र। तो देखिए, मुझे लगता है कि इस मार्केट में अभी कैपिटल गुड स्टॉक्स में हमने एक स्पेसिफिक बाइंग इंटरेस्ट देखा है। मार्केट में भी जो तेजी बनी है वो भी अगर आप देखें तो एक कंसिस्टेंट तेजी बनी है, और अभी इन लेवल्स पे आया है जहां पे मार्केट एक क्रूशल लेवल्स पे आ चुका है, यानी कि 23,500 23,800 एक मार्केट के लिए बड़ा एक बैरियर था। 100 डेज के सिंपल मूविंग एवरेज को क्रॉस करना एक बड़ी बात है मार्केट के लिए। दैट मीन्स कि बहुत सारे जितने भी अटके हुए ट्रेडर्स रहेंगे या इन्वेस्टर्स रहेंगे जो शॉर्ट टर्म व्यू के साथ कुछ खरीदते हैं और बाद में मार्केट गिर जाता है, उनके लिए बड़ी एक रिलीफ है इस मार्केट में। तो मुझे लगता है इन लेवल्स पे थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए, लेकिन यस, बी सिलेक्टिव, और अगर सिलेक्टिव रहना है तो कैपिटल गुड स्टॉक्स में मुझे लगता है कि अच्छी खासी तेजी बन सकती है। यहाँ पे बीएचईएल है, कमिंस इंडिया है, सीमेंट्स है, यहाँ पे हमें लगता है कि तेजी और बनेगी। और जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि डिफेंस स्टॉक्स, यहाँ पे भी हमें लगता है कि रिन्यूड इंटरेस्ट देखने मिल रहा है। और स्पेसिफिकली अगर अनुज आप देखें तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, बट आई थिंक बेटर वन इज मैजगांव डॉक और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। ये 2 स्टॉक्स पे हमें लगता है कि करंट लेवल से भी नजर रखे जा सकते हैं, करंट लेवल से भी इनमें लॉन्ग पोजीशंस बनाई जा सकती है। श्रीकांत, एक दो स्ट्रक्चर्स पे और कमेंट लेता हूँ मैं आपके, जहाँ पर इस वक्त थोड़ी सी स्टेबिलिटी आ रही है। कैपिटल गुड्स ने आज सुबह से एक स्ट्रॉन्ग मूव दिया। एलएनटी आई थिंक लास्ट वीक का सबसे टॉप गेनर था विद इमेंस शॉर्ट कवरिंग। आपका व्यू उस वक्त कैपिटल गुड्स पे क्या पिक कर रहे हैं आप? कैपिटल गुड्स में देखिए, वैसे तो अगर पूरा सेक्टर अगर चल रहा है तो आपको एक लार्ज कैप, एक मिड कैप और एक स्मॉल कैप स्टॉक आपके हाथ में होना बहुत जरूरी होता है, तभी जाके उस सेक्टर में आपको एक अल्फा मिलता है, एक आपके पोर्टफोलियो पे अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं। तो मैं कहूंगा कि लार्ज कैप में अगर जाना है तो कमिंस इंडिया को लॉन्ग करें। फंडामेंटली भी हमें लगता है कि स्टॉक 3,800 के करीब जा सकता है बेस्ड ऑन इट्स फेयर वैल्यू, बट टेक्निकली भी अगर देखें तो इसमें एक राउंडिंग बॉटम जैसा फॉर्मेशन बन रहा है। तो 3,000-3,050 के करीब इसमें लॉन्ग की पोजीशंस बनाए, इसे खरीदा जा सकता है। हमें लगता है कि स्टॉक कम से कम 3,250 के लेवल्स फॉर ट्रेडर्स दिखा सकता है, और अगर यहाँ से अगर पोजिशनल व्यू है तो शायद ये 3,450-3,500 के लेवल्स भी दिखा सकता है। बीएचईएल, ये एक मुझे स्टॉक ऐसा लगता है कि इसमें एक रिवर्सल बना है, पॉजिटिव डाइवर्जेंस आ चुका है इसमें, और जो वॉल्यूम पैटर्न है वो इंडिकेट कर रहा है कि ये स्टॉक यहाँ से कम 250 या 260 तक के लेवल्स आने वाले कुछ दिनों में दिखा सकता है। और स्पेसिफिकली अगर कुछ मिड कैप स्मॉल स्टॉक की अगर बात करें तो उसमें मुझे लगता है सुज़लॉन पे भी ध्यान रखें, क्योंकि ये स्टॉक ऐसा है कि वो रिलेटिवली
बेटर परफॉर्म कर रहा है एज कम्पेयर टू अदर स्टॉक। तो सुजलॉन में भी हमें लगता है कि ग्रेजुअली ये स्टॉक 65-66 तक जा सकता है। इसमें जो स्टॉप लॉस रखना है फॉर ट्रेडर्स एज वेल एज फॉर इन्वेस्टर्स मैं कहूंगा वो 53 का होना बहुत जरूरी है, लेकिन अगर 53 ब्रेक नहीं होता तब तक इसमें बने रहे, ये स्टॉक ग्रेजुअली हमें लगता है 65-66 तक जा सकता है। शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच वीरू। और मैं आपसे इजाज़त लेंगे। और वीरू सेफ फ्लाइट। आज वीरू आपको क्लोजिंग में नहीं दिखाई देंगे, अब सीधा आपसे दिल्ली से कल दिल्ली से सुबह सुबह जुड़ेंगे। एक ब्रेक लेंगे, उसके बाद श्रेया और कंचन लेकर आएंगे टेलीविजन।